वहीं दूसरी तरफ इधर तान्या जब चलते चलते थोड़ा सा दूर पहुंचती है, तभी उसके सामने ब्लैक हुंडी, ब्लैक मास्क और अपने हाथों में ब्लैक गॉगल्स लगाए एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। तान्या जब उस आदमी को देखती है तो वह उसके बगल से होकर जाने लगती है, लेकिन वह आदमी उसके बगल में आ जाता है। तान्या उसकी तरफ देखकर कहती है, दिक्कत क्या है तुम्हारी? मूड पहले से खराब है और तुम क्यों खराब कर रहे हो? हटो यहाँ से। वह आदमी तान्या को राश भरी नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था, लेकिन तान्या को सिर्फ उसकी आंखें महसूस हो रही थीं। अचानक वह उसके ऊपर झपट्टा मारता है, जिस कारण तान्या पीठ के बल जमीन पर वहीं गिर जाती है और वह आदमी उसके ऊपर आ जाता है। तान्या को उसका छूना बहुत ही अजीब लग रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने आप से दूर ढकेल देती है और वहाँ पर बड़ा लेट उठाकर उसकी आंखों में मारती है और वहाँ से दौड़ लगाती है। वह आदमी भी जल्दी से जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और उसके पीछे दौड़ता है। तान्या बहुत ही स्पीड से दौड़ रही थी। कुछ देर बाद तान्या पलटकर देखती है तो वह आगे काफ़ी निकल चुकी थी। वह एक जगह पर रुककर अपने घुटनों पर हाथ रखकर लंबी सांसें ले रही थी और कहती है, क्या यार, यहाँ पर मुझे नमूने ही मिलने थे। अब यह कौन सा सनकी है जो पीछे पड़ गया? एक क्या कम था जो एक और आ गया। वह अभी सोच ही रही थी कि उसे फिर से वह आदमी अपनी ओर भागता हुआ नजर आता है। वह फिर से वहां से भागने लगती है। अब वह समुंदर के किनारे पहुंच चुके थे। वह दौड़ती हुई एक आदमी से टकरा जाती है और वह जैसे ही गिरने वाली होती है कि वह आदमी उसे संभाल लेता है। तान्या उसकी तरफ देखकर कहती है, फिल्म के हीरो की तरह संभालना बंद करो और यह जो आदमी मेरे पीछे पड़ा है उसे मेरा पीछा छुड़वाओ प्लीज़, कहकर वो पपी फेस बनाती है तो वह लड़का एक पल के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद अपने चेहरे से फेस मास्क निकालकर उसकी तरफ देखता है तो तान्या जोर से चिल्लाती है, तुम, इस पूरी दुनिया में एक तुम ही मिले मुझे ही बचाने के लिए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। उससे अच्छा मैं उस आदमी के साथ ही चली जाऊं। यह कहकर वह फिर से वहां से जाने लगती है तो कनिक्स उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या भाग रही हो? तुम तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आई हो, तो फिर बचते हुए किससे तुम भाग रही हो? तान्या कहती है, इट्स अ नोन ऑफ योर बिजनेस। मैं चाहे किसी से बचते हुए भागूं, तुम्हें उससे कोई भी प्रॉब्लम या मतलब नहीं होना चाहिए। कनिक्स कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभी भी एटीट्यूड ही झाड़ रही हो। तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक आदमी जिसने पूरी तरह से ब्लैक कलर में अपने आप को ढक कर रखा था, वह उन दोनों की तरफ देखता है। लेकिन जब वह तान्या को एक लड़के के साथ देखता है तो वहाँ से वह भाग जाता है। तान्या को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वह कनिष्क की तरफ देखती है जो कि उसी डायरेक्शन में हो रहा था जिधर वह लड़का गया था।
तान्या उससे दूर होती है और कहती है थैंक यू। यह कहकर वह फिर से बाकी लोगों की तरफ बढ़ जाती है। इस बार कनिक्स भी उसके पीछे पीछे आ ही रहा था। तान्या पलटकर उसकी तरफ देखती है और फिर गुस्से से कहती है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कनिक्स कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस चल रहा हूँ। तान्या गुस्से से कहती है जाओ ना तो कहीं और चलो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कनिष्क कहता है मैं तुम्हारी नहीं आप पीछे आ रहा हूँ, मैं तो बस चल रहा हूँ। यह कहकर वह उससे आगे की ओर निकल जाता है। तान्या भी अपने पैर पटकते हुए जल्दी जल्दी से चलने लगती है। कुछ ही देर बाद वह फिर से बाकी लोगों के पास पहुंच जाती है। कनिक्स दूर से ही उन सबको तरफ देखता रहता है। तभी वेद की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। वह अपनी आंखें छोटी कर लेता है, लेकिन उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इस बार कनिक्स ऑनी को नहीं बल्कि उसके पास आती हुई तान्या को ही देख रहा था। वेद अपने मन में कहता है क्या यह लड़का भी मेरे ब्रदर्स की तरह है जो एक को छोड़कर दूसरे को लाइन मारता है? सच में दुनिया में कुत्तों की कोई भी कमी नहीं है। सभी लोग अपना डिनर करते हैं और वापस रिजॉर्ट की तरफ निकल जाते हैं। कैंपिंग प्लेस। वह लड़का जब कैंपिंग प्लेस की तरफ आता है तो वहाँ पर बिल्कुल उसी की तरह काले कपड़े पहने लगभग 10 से 15 लोग थे, जिनमें से एक ने रेड कलर का अपने हाथ में रिबन पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह टीम का लीडर हो। वह लड़का उसकी तरफ जाता है और कहता है बॉस, गोवा में काफ़ी खूबसूरत तितलियां आई हैं। एक को मैं पकड़ने वाला था, लेकिन वह एक लड़के की तरफ बढ़ गई, जिस कारण मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। वह लीडर जो कि सिगार पीते हुए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और सिगार के धुएं को हवा में उड़ा ही रहा था, तो वह रुक जाता है और उसकी तरफ पलट कर देखता है। उसके आईब्रो पर 2 कट लगे हुए थे। वह फैशन के लिए थे या फिर कहीं की चोट थी, वह जाने। उसकी स्किन फेयर थी, हल्के शेप की दाढ़ी और उसके पिक्चर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। वह एक सिम पर्सनालिटी का आदमी था। वह आदमी की उम्र लगभग 24 से 25 साल की थी और उसके सामने जो लड़का था उसकी उम्र भी तकरीबन 24 साल की थी। उन सभी को देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे वह किसी ग्रुप के गैंगस्टर हों। वह लड़का अपनी भारी आवाज़ में कहता है लड़कियों की डील करने के लिए अभी हमें 10 लड़कियां कम पड़ रही हैं। अगर तुम सब ने ऐसा ही काम में ढीला किया तो मुझे नहीं लगता कि हम सभी ज़्यादा दिन तक इस गैंगस्टर की दुनिया में टिक सकते हैं। या तो तुम सभी कहीं से लड़की खोज कर लाओ या फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम सबको खाली हाथ आने के पैसे बिल्कुल भी नहीं देता, काम करने के पैसे देता हूँ। यह कहकर वहाँ पर बने कॉटेज के अंदर वह चला जाता है। उसकी धमकी को सुनकर लगभग सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं। तभी उनके पास एक लड़का 20-22 साल का आता है और जो लड़का तान्या के पीछे पड़ा था उसे देखकर कहता है गुड गुड। उसकी तरफ देखता है तो वह लड़का कहता है क्या वह लड़की खूबसूरत है? गुद कहता है मैं उसे बचाने के लिए नहीं लाना चाहता था,
मैं तो उसे अपने साथ रखना चाहता था। वह काफ़ी इनोसेंट थी, लेकिन मेरे काम से बढ़कर नहीं। वह लड़का कहता है, हमारे इस गैंग में प्यार की कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद भी आए तो 2 दिन उसके साथ गुजारो, उसके बाद उससे भी ट्रक में भरकर पार्सल कर दो। समझ में आई बात तुम्हें? गुड उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम्हें समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह भी एक कैंप के अंदर चला जाता है। तभी उन सभी के कानों में जो ब्लूटूथ लगा हुआ था, उसमें फिर से उस आदमी जो कॉटेज के अंदर गया था, उसकी आवाज़ आती है, कल मुझे 5 लड़कियां चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसकी खौफनाक आवाज़ को सुनकर सब लोग यस सर एक साथ कह देते हैं। लेकिन गुड अपने कैंप से निकलकर कॉटेज की तरफ जाता है तो देखता है वह लड़का सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ था और वहाँ पर 2 लड़कियाँ थीं जो उसे रुझाने की कोशिश कर रही थीं। गुड जैसे ही वहाँ जाता है, वह दोनों लड़कियाँ उसकी तरफ देखती हैं। गुड अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तान देता है और कहता है, अगर अपनी हस्तियाँ ज़मीन पर नहीं देखना चाहती हो तो मुझसे दूर रहना। उसकी धमकी को सुनकर वह लड़कियां डर जाती हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाती हैं। उसके रिएक्शन को देखकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तू तो अभी एक लड़की को छोड़ कर आया है और यहाँ पर जब अप्सराएं तुझे रिझाने की कोशिश कर रही हैं तो तू उससे दूर भाग रहा है, क्यों? गुड अपने गन को अपने पीछे की ओर लगाते हुए कहता है, मुझे अपवित्र चीज़ें पसंद नहीं हैं और हाँ, कल हम सभी बीच पर चल रहे हैं। देखो तो ज़रा, हम लोगों को वहाँ के लोग अब भी पहचानते हैं कि नहीं। उसकी बात सुनकर वह लड़का कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस कल 5 लड़कियां चाहिए और मैं नहीं जा रहा, तुम सब जा सकते हो। अब मुझे सोना है, गुड नाइट। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर रिजॉर्ट में ऑनी पहले ही अपने कमरे में आकर सो चुकी थी। वेद और बाकी ब्रदर्स स्विमिंग पूल के किनारे बैठे बातें ही कर रहे थे। जब वेद अपने कमरे में आता है तो देखता है ऑनी बड़े अनमने ढंग से सो रही थी। उसका नाइट सूट उसके कमर से हटकर दूसरी तरफ हो चुका था और उसने कुछ ओढ़ा भी नहीं था, जिस कारण वह ठंड से ठिठुर रही थी। वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, लड़की इतनी बचकानी क्यों हो सकती है? क्या यह बाकी लड़कियों की तरह नहीं रह सकती? हाँ, क्यों रहेगी? मैं सबसे अलग हूँ तो इसे भी रहना चाहिए। सोचकर वह उसके पास जाता है और उसे सही से बेड पर सुलाकर कंबल उड़ा देता है। ऑनी नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर बड़बड़ाते हुए कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत खड़ूस है, गंदा लड़का। वेद अपनी आंखें छोटी कर लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, इसकी इतनी हिम्मत कि यह मुझे नींद में भी कोस रही है। ऑनी, क्यों तुम मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो हमेशा? अभी बताता हूँ तुम्हें, बोलकर वह सोचता है और ऑनी को अपनी गोद में उठाता है और बाथरूम में लेकर चला जाता है। ऑनी इन सब से बेखबर अपने पूरे खानदान को बेचकर ही सो रही थी। जब उसे महसूस होता है कि कुछ गीला उसके ऊपर गिर रहा है,
तब वह चिल्लाते हुए उठ जाती है और जोर से आ बाढ़ आ गई, बचाओ मुझे। वेद उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और उसके होठों पर किस करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नींद में भी मुझे गाली देने की। आइंदा अगर मुझे कोसा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अवनी के चेहरे को छूते हुए आगे कहता है, सच में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मक्खन की तरह चिकना है, मन ही नहीं करता इसे ना छूने का। कहते हुए वह उसके गालों को पिचकाता है, जिससे अवनी के ओठ पाउच बन जाते हैं। वेद खुद भी अपना पाउच बनाता है और अवनी के मुंह की तरफ ले जाता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे पर कुछ लिक्विड टाइप का गिरा। वह देखता है कि अवनी जिसने अपने मुंह में पानी को भर रखा था वह उसे मुंह पर थूक देती है। वेद उसे छोड़ देता है और 1 मीटर की दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है और एक हाथ से अपने चेहरे को पोंछकर अवनी की तरफ देखता है, जो वहाँ से बचकर भागने की ही फिराक में थी। उसे कमर से पकड़ता है और उसके गले पर किस करते हुए कहता है, तुमने मेरे चेहरे पर क्यों थूका। अवनी उसकी तरफ देखकर कहती है, तुमने ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मैं तो सो रही थी ना। उसके बाद अवनी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो। वेद उसकी तरफ देखता है और उसके पूरे शरीर को लपेट कर अपने आप से पूरी तरीके से चिपका लेता है। उसके बाद उसके सिर को सहलाकर उसकी होठों पर किस करने लगता है। अवनी कुछ नहीं कर रही थी, वह पूरी नींद से मर रही थी। कुछ देर बाद वेद उसे गले लगा लेता है और उसके कान में कहता है, तुम मेरी दुश्मनी का कोई भी जरिया नहीं हो। लगता है तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी हुई है। फिर उसके गले पर किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। आई लव यू। मेरी ज़िंदगी में आकर तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। कहकर वह अवनी की तरफ देखता है, जो कि उसके शर्ट को कसकर पकड़कर बच्चे की तरह सो रही थी। वेद उसकी तरफ देखकर अपना सिर ना में हिला देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाकर उसके कपड़े चेंज कर ले जाता है। उसके बाद खुद के कपड़े भी चेंज करता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह वेद की नींद खुलती है। वह अवनी की तरफ देखता है, लेकिन अपने बिस्तर पे नहीं थी। वह जल्दी से उठ जाता है और अवनी को खोजने लगता है, लेकिन अवनी उसे कमरे में नजर ही नहीं जाती। फिर वह कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि अवनी कुछ खोज रही थी। वेद उसके पास जाता है और कहता है, क्या खोज रही हो तुम इतनी सुबह सुबह। अवनी उबासी लेते हुए अपने नाक पर इशारा करती है, जो बह रही थी। वेद बुरा सा मुंह बनाता है और कहता है, यह क्या है। अवनी बहुत जोर से छींकती है, अच्छी, जिस कारण उसकी नाक, जो कि हल्की बह रही थी, वो पूरी तरीके से ही बहने लगती है। वे जल्दी से टिश्यू पेपर लाकर देता है और उसे देते हुए कहता है, तुम्हें सर्दी हो गई है। अवनी उसकी तरफ घूर कर देखती है और अपने नाक को साफ कर कर कहती है, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है।
अगर कल रात तुम मुझे पानी में नहीं ले जाते तो यह सब बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मेरे को सर्दी के बाद बुखार आया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वेद मुस्कुराता है और उसे अपनी गोद में उठाकर फिर से कमरे में ले जाता है और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन्स लेकर आता हूँ। यह कहकर वह मेडिसिन्स लेकर आता है और फिर ओनी को दे देता है। ओनी उसे चुपचाप खा लेती है, लेकिन उसका नाक अभी भी बह रहा था। ओनी में सबर नाम की कमी थी, जिस कारण वह चिल्लाते हुए कहती है, मुझे सर्दी हो रही है, यह क्यों नहीं सूख रहा है। वेद कहता है, अभी तो तुमने दवाई खाई है, रुको ना। ओनी फिर से कहती है, नहीं मतलब नहीं। वेद फिर कहता है, अच्छा चलो अपनी आंखें बंद करो। ओनी कहती है, क्यों, मैं नहीं कर रही। वेद उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता है तो ओनी चुपचाप से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेद अपनी बाहें फैलाता है, उसके हाथ में रोशनी आने लगती है और वह उसे ओनी के सिर पर रख देता है। उसकी आंखें नीली हो चुकी थीं। उसके बाद वह अपने हाथों को उसके सिर से हटा लेता है और ओनी की तरफ देखकर कहता है, अब देखो। ओनी अपने नाक को हरकत करती है तो उसे पता चलता है कि उसे सर्दी नहीं है। वह वेद की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम जादू टोना जानते हो? क्या किया है तुमने मेरे साथ? उसकी बात सुनकर वेद मुस्कुराता है और कहता है, यह एक सीक्रेट है। जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम यह जो बहुत बोलती हो मेरे सामने में, उसका ए तक नहीं निकलेगा, समझी? चलो आज हम सभी बीच पर चल रहे हैं मज़ा लेने, और हाँ, सनग्लासेस, हेड और सनस्क्रीन पकड़ लेना, वरना जा तो रही हो खूबसूरत बनकर, आओगी कोयला बनकर तुम। फिर मुझे मत कहना, वरना मैं वहीं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा, पता नहीं कौन लड़की है समझ के। उसकी बात सुनकर ओनी उसे घूर कर देखती है और उसे धक्का देकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। इधर अभिनय का कमरा। अभिनय अपने लिए शर्ट और पैंट निकाल रहा था, तभी उसके हाथ में मानवी के लिए खरीदा गया बिगनी और ड्रेस आ जाता है और वह उसे देखकर कहता है, अरे आज तो हम सभी बीच पर जाने वाले हैं, लेकिन मैं इसे उसे नहीं दे सकता पहनने के लिए, सब लोग देखेंगे। सोचकर वह उसे वहीं पर रख देता है। कुछ देर बाद मानवी उसके कमरे में आती है और कहती है, चलो ना, सब बुला रहे हैं। अभिनय उसकी तरफ देखता है, उसके बाद अपने बालों को सेट करते हुए कहता है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तभी मानवी की नज़र बेड पर पड़ी हुई बिगनी पर जाती है तो उसे याद आता है, यह तो वही बिगनी है जो कि अभिनय ने उसके लिए खरीदी थी। यह सोचकर वह उसे पकड़कर ले जाती है। कुछ देर बाद सभी बीच के लिए निकल जाते हैं। गोवा बीच। सभी लोग बीच पहुंचते हैं। पानी को देखते हुए ओनी चिल्लाते हुए उस तरफ भागती है, लेकिन उसके कदम हवा में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वेद ने उसे कमर से पकड़ रखा था। वह अपना गर्दन घुमाकर वेद की तरफ घूर कर देखती है तो वेद उसे प्यार से कहता है, बाद में साथ में नहाएंगे, अभी चुपचाप थोड़ा सा बीच पर एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से लड़के आए हुए थे। लड़के जहाँ सभी लड़कियों को घूर रहे थे, तो वहीं लड़कियाँ अपने हॉट बॉयज़ को देखकर
आहें भर रही थीं। एक लड़की मुस्कुराते हुए अभिनय के पास आती है और कहती है, हेलो हैंडसम। अभिनय एक नज़र मानवी को देखता है जो कि बीच की तरफ देख रही थी। उसका ध्यान अभिनय पर था ही नहीं। अभिनय उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, हाय ब्यूटीफुल। उसके बाद वह लड़की कहती है, यू आर क्वाइट हैंडसम, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? नॉट व्हेन विल यू मी माई पार्टनर इन द मेन आइटम। उसकी बात सुनकर अभिनय मुस्कुराता है और उस लड़की के गालों को छूकर कहता है, यू आर ब्यूटीफुल बट आई हैव गर्लफ्रेंड एंड इट्स मोर ब्यूटीफुल देन यू। कहकर वो वहाँ पर बीच की तरफ देख रही मानवी की तरफ इशारा करता है। वह लड़की मानवी की तरफ देखती है और मुस्कुराकर अभिनय की तरफ देखकर कहती है, नो प्रॉब्लम, आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू। यह कहकर वह उसके गाल पर किस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बाकी ब्रदर उसकी तरफ आंखें फाड़े हुए देख रहे थे। उज्जवल उसकी तरफ देख कर कहता है, अरे मैं चला जाता ना। अभिनय कहता है, जगह जगह पर मुंह मारने से अच्छा किसी एक पर ही ठहर जाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है। कहकर वह मानवी की तरफ चला जाता है। तभी वह देखता है मानवी एक फॉरेन लड़के से काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रही थी। यह देखकर वह वहीं पर रुक जाता है। अभिनय अपने ही मन में कहता है, जब मैं सुधरना चाहता हूँ तो लोग मुझे सुधरने क्यों नहीं देते? क्या उन्हें बिगड़ा हुआ अभिनय ही अच्छा लगता है? उसके बाद सभी फिर से अपने में मग्न हो जाते हैं। सॉरी ताली बजाते हुए कहता है, अटेंशन, इधर देखो। सब उसकी आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं तो सौर कहता है, वॉलीबॉल खेलें? उसकी बात सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, हाँ। उसके बाद शौर्य, वीर और मिलन तीनों मिलकर वॉलीबॉल के लिए वहाँ पर तैयारी करते हैं और सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद ऐश्वर्या कहती है, ऐसे कौन खेलता है? कहकर उसने जो शर्ट पहन रखा था उसे निकाल देती है। उसे ऊपर में एक शॉर्ट पहन कर रखा हुआ था। वह अपने बालों का बन बनाती है और उस शर्ट को अपने कमर में बांध लेती है। सौर अपनी आंखें छोटी ही करके उसकी तरफ देखता है। ऐश्वर्या उसकी तरफ देखकर आंख मारती है। उसके बाद मानवी, तान्या, ध्वनि एक तरफ आ जाती हैं और उनके टीम पर वीर, उमंग, वेद और उज्जवल आ जाते हैं। शौर्य कल्पना और औनी की तरफ देख कर कहता है, तुम दोनों नहीं खेलोगी? औनी कहती है, मैं खेलूंगी और मैं आपकी टीम में ही रहूंगी। कहकर वह उसकी टीम में आ जाती है। कल्पना सिर्फ दर्शक थी। इस बार शौर्य की टीम में अभिनय, मिलन, धैर्य, विक्रम। शौर्य कहता है, अरे हमारे टीम में 2 लोग कम हैं। औनी कहती है, चिल भाई, हम लोग जीत जाएंगे। कहकर वह पोजीशन लेती है और वॉलीबॉल को हवा में ही उछाल देती है। दूसरी तरफ से ऐश्वर्या जल्दी से उसे दोबारा उनकी टीम की तरफ उछाल देती है। तो इस बार शौर्य उसे उछालता है जो सीधे ज़मीन पर गिरता है। औनी चेयर अप करते हुए उन सबको अंगूठा दिखाती है। वेद उसकी तरफ देखता है। उसके बाद बॉल को पकड़कर उसकी तरफ ही उछाल देता है। तो विक्रम जल्दी से उसे उनकी तरफ उछाल देता है। ध्वनि भी उसे उसकी तरफ उछाल देती है।
लेकिन इस बार वह जमीन पर गिर जाता है। तो मानवी उन सभी लोगों की तरफ देखकर अपना अंगूठा उन्हें दिखाती है। ऐसे ही उन सब का गेम चल रहा था, लेकिन ओनी एक गोल से पीछे थे। ओनी के दिमाग में क्लिक होता है तो वह सूरज की तरफ देखती है जो कि चमक रहा था। तो वह कहती है, बहुत गर्मी लग रही है। कहकर वो जो उसने जैकेट पहन रहा था उसे वह निकाल देती है और कल्पना की तरफ देती है। कल्पना उसे तुरंत कैच कर लेती है। ओनी का फिगर उभर कर सामने आ रहा था। वेद उसकी तरफ देखने लगता है। शौर्य बॉल को उछालता है जो सीधा वेद की तरफ जा रहा था। सब लोग वेद को चिल्लाते हैं, लेकिन वेद का पूरा ध्यान ओनी के सीने पर था, जिस कारण बॉल सीधा उसके सिर पर आकर गिरती है। यह देख कर ओनी बहुत जोर से हंसती है और उन सब की तरफ देखकर अंगूठा दिखाती है। वेद उस बॉल को ऐश्वर्या की तरफ देखता है और ओनी की तरफ बढ़ने लगता है। ओनी उसे अपनी तरफ आता देख समुद्र की तरफ भागती है, तो वेद भी उसके पीछे भागता है। बाकी सब भी अपने पार्टनर को पकड़कर समुद्र की तरफ भागते हैं। उज्जवल उमंग को अपनी गोद में उठाकर समुद्र के पानी में ले जाकर फेंक देता है। वेद ओनी को पकड़कर गोल गोल घुमाता है और उसे पानी में फेंक देता है। ओनी हंसते हुए पानी से बाहर आती है और वेद की तरफ पानी फेंकते हुए कहती है, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट हुए थे। उसकी बात सुनकर वेद कहता है, तो तुम्हें अपने कपड़े निकालने की क्या ही ज़रूरत थी। कहकर वो उसे पानी की तरफ ले जाता है और उसे गर्दन से पकड़कर उसे होंठों पर किस करने लगता है। इधर मानवी भी अपनी वन पीस ड्रेस को निकाल देती है। उसके अंदर उसने एक बिकनी को पहन रखा था। अभिनय उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी सरसरी नज़र सब तरफ घुमाता है। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वह जल्दी से उसे अपनी शर्ट को खोलते हुए मानवी को ढक देता है और फिर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे सामने बस तुम यह सब पहनोगी, फिर यहाँ क्यों पहन कर आई हो। मानवी हंसते हुए कहती है, इतना भी अनकंफर्टेबल फील मत करो। कहते हुए वह पानी को उसकी तरफ फेंकती है, तो अभिनय भी उसे अपनी गोद में उठाकर गहने पानी की तरफ ले जाता है। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ पानी में खेल रहे थे। कुछ देर बाद ओनी चुपचाप रेत में बैठी हुई थी और उसके बगल में तानिया थी। तभी ओनी की नज़र पानी की तरफ जाती है, जहाँ पर एक लड़का बड़ी डेसिंग तरीके से पानी से बाहर की ओर आ रहा था। उसे देखकर ओनी कहती है, कितना हॉट है ये। तभी उसकी नज़र एक और लड़के पर पड़ती है जिसके काफ़ी मस्कुलर बॉडी थे। वह अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पानी से बाहर आ रहा था। उसके बाल उसके कान के नीचे तक थे और वह पीली गहरी आंखें सूरज की किरण पर और चिलचिला रही थीं। वह लड़का चलते हुए ओनी के पास जाता है। ओनी अभी भी उसके मस्कुलर बॉडी को ही देख रही थी। ओनी के हाथ एकाएक ही उसके मस्कुलर एब्स पर चले जाते हैं। वेद के पूरे बॉडी में झंझनाहट सी फैल जाती है और वह उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहती हो। जैसे ही वेद की आवाज़ उसके कानों में पहुंचती है,
वह तुरंत अपनी हाथ को हटा लेती है और उसकी तरफ देख कर कहती है, मैंने तुम्हें कभी गौर से नहीं देखा है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा हॉट हो। कहकर वह अपने आप को अपने हाथ से बढ़ा देती है। अभिनय उज्ज्वल भी शौर्य चारों वाटर स्केटिंग कर रहे थे। हॉनी वेद की तरफ देख कर कहती है, क्या तुम नहीं करोगे? वेद कहता है, तुम्हें लगता है मुझे करना चाहिए? हॉनी कहती है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ करते हुए। वेद कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? हॉनी फ्लो में कह देती है, जो तुम कहोगे। वेद उसके कान के पास जाता है और कहता है, जो चीज़ बाकी रह गई है उसे पूरा करना है। कहकर वह उसके कान पर किस करता है और वहाँ पर रखा एक स्केट उठाकर पानी की तरफ बढ़ जाता है। हॉनी को अब अपने कहे हुए बातों पर ही गुस्सा आ रहा था। वह अपने लिए जूस लेने वहाँ पर लगे फ्रूट की दुकान की ओर चली जाती है और एक जूस का डिब्बा लेकर उस तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक आदमी से उससे टकरा जाता है, जिससे हाथ से वह जूस गिर जाता है और एक गहरी सांस लेती है और फिर वह दोबारा उस दुकान की तरफ जाने लगती है कि तभी वह आदमी उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाती है। इधर तान्या भी अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा ही रही थी। जब उसकी नज़र हॉनी की तरफ जाती है तो वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। एक आदमी उसके गर्दन पर इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और वह फिर बेहोश हो जाती है कर देता है और अपनी बाहों में उठाकर उसे देखते हुए ले जाता है। कुछ देर बाद सभी जब एंजॉय कर अपने सामान के पास आते हैं, वे चारों तरफ देखकर कहते हैं, हॉनी कहाँ है? उसकी बात सुनकर सब इधर उधर देखते हैं, लेकिन हॉनी उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी वेद के हाथ में उसे दर्द होता है। जब वह उस तरफ देखता है तो उसके विंग्स के कलर ब्लैक हो रहे थे। यह देखकर वेद कहता है, हॉनी की जान खतरे में है। अचानक वह गुस्से से भर जाता है और तुरंत वह वहाँ से निकल जाता है। बाकी सब भी जल्दी से अपने चेंज करके कपड़े वहाँ से निकल जाते हैं, इस बात से बेखबर कि उनकी टीम की एक और मेंबर गायब है।